हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एग्रीकल्चर क्लासेस। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं रसायन विज्ञान क्लास 10 की सीरीज। इसमें आप सभी को चैप्टर वाइज क्लास फ्री में मिलेंगी और इसके साथ साथ आप सभी को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी कंप्लीट कराए जाएंगे। यह सभी एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित होगा। तो इसमें आप सभी को 5 चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरिकल आपको पूरा बताएंगे और साथ में बहुविकल्पी प्रश्न भी कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रसायन विज्ञान क्लास 10 का सिलेबस समझ लेते हैं, कौन कौन चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। नेक्स्ट चैप्टर है नंबर 3 धातु अधातु। नेक्स्ट नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक। लास्ट चैप्टर है नंबर 5 तत्वों का आवृत वर्गीकरण। इसमें हम तत्वों का वर्गीकरण करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और उसका समीकरण। चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसका वर्गीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझ लेते हैं, जिससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और जिससे संबंधित परिभाषा एवं संक्षिप्त टिप्पणी भी पूछी जाती है। तो हम इसको समझ लेते हैं रासायनिक क्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अंतर क्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। हम उत्पाद और अभिकारक के बारे में समझ लेते हैं कि किसे हम अभिकारक कहेंगे और किसे हम उत्पाद कहेंगे। जैसा कि इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं, समीकरण में देख सकते हैं Mg प्लस O2, इन दोनों का रिएक्शन हुआ है जिसके फलस्वरूप MgO बना है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। Mg को हम अभिकारक कहेंगे और यहाँ O2 दिया गया है, इसे भी अभिकारक कहेंगे क्योंकि दोनों ही अभिक्रिया करने वाले हैं, जिसके फलस्वरूप जो उत्पाद बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, उत्पाद को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं और इसमें अभिकारक को Mg प्लस O2 कहते हैं, यानी मैग्नीशियम और ऑक्साइड कहते हैं। ये उत्पाद अभिकारक हैं। नेक्स्ट हम रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतीक और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को किसी पदार्थ के प्रतीक और सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसा कि इस रिएक्शन में देख सकते हैं, इसमें ये एरो का जो चिन्ह है इसे समता चिन्ह कहते हैं और इसमें जो प्लस का चिन्ह है, इन दोनों को मिलकर जो समीकरण लिखा जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस आसान भाषा में समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया गया है, H2 प्लस O2 का जो रिएक्शन दिया गया है उसे पानी बनाया गया है, यानी कि वाटर। H2O का सूत्र है, यह जल का सूत्र है, इसे हम समझ सकते हैं, यह जल का सूत्र है H2O। जो आगे इसका 2 लगा है ये बैलेंस करने के लिए लगा होता है, इसे आपको नहीं मतलब होता है। जो आप अभिक्रियाएं संतुलित करते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, उसका यूज होता है। इसमें H2O से मतलब है जो एक प्रकार का उत्पाद है जिसे हम जल कह सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति में मात्र से बढ़ जाती है तो इसे हम उत्प्रेरक या कैटालाइसिस कहते हैं। यानी कि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के कारण जो गति बढ़ जाती है वह एक उत्प्रेरक होता है, जो आप समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में पदार्थ कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि वह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। यह परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझ लेते हैं, जो एग्जाम में पूछा गया है। जब किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना में बदलाव होता है तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, यानी कि केमिकल चेंजेस कहते हैं। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंजेस। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में या संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उदाहरण पूछे जाते हैं। तो हम भौतिक परिवर्तन का बहुत ही अच्छा उदाहरण देंगे। बर्फ से पानी बनना या पानी से बर्फ बनना, यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जबकि लोहे में जंग लगना और भोजन को पकाना, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। आप इसका एग्जाम्पल आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभिकारक और उत्पाद के बारे में। जैसा कि पीछे स्लाइड में बता चुका हूं, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, इसमें और डिटेल से साथ में परिभाषा भी समझ लेते हैं। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। नेक्स्ट है उत्पाद, वे पदार्थ जो अभिक्रिया होने के पश्चात बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। और इसके बारे में और डिटेल से समझेंगे तो रासायनिक समीकरण क्या होती है। किसी प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं।
H2 प्लस O2 का जो रिएक्शन होता है जिसके फलस्वरूप एक वाटर बनता है, यानी कि वाटर बनता है, जो वाटर होता है H2O वह उत्पाद है, जबकि H2 प्लस O2 यह अभिकारक है। तो उत्पाद अभिकारक के बारे में हमने समझ लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस समीकरण के बारे में। इसे समीकरण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें समता चिन्ह का प्रयोग किया गया है। समता चिन्ह के बारे में बात करें तो जिस एरो का जो आइकन है इसे हम समता चिन्ह कहते हैं। समता चिन्ह के बाईं ओर यानी कि इस तरफ बाईं ओर लिखे जाने वाले जो सूत्र होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जो इसमें समझ सकते हैं H2 प्लस O2 यह अभिकारक हैं जो बाईं ओर लिखे गए हैं, यह समता चिन्ह है। और इसके दाईं ओर जो लिखे जाने वाले तत्व हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसा कि इसमें देख सकते हैं H2O यानी कि जल एक प्रकार का उत्पाद है। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसका एक रिएक्शन भी पूछा जाता है कि रिएक्शन देते हुए द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो हम इसे रट लेंगे, याद कर लेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1756 ईस्वी में लेवोसियर ने दिया था। लेवोसियर के बारे में समझ लेते हैं। यह केमिस्ट्री के जनक हैं, यानी कि रसायन विज्ञान के पितामह हैं, जो एक प्रकार के रसायनज्ञ हैं। इनके अनुसार द्रव्यमान अविनाशी होता है, यानी कि द्रव्यमान का नाश नहीं किया जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। अतः द्रव्यमान अभिक्रिया के दौरान एक दूसरे पदार्थ में बदला जा सकता है। हम समझ सकते हैं द्रव्यमान ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि इसे एक दूसरे पदार्थ में केवल बदल सकते हैं, इसके रूप को हम बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिट्टी है, मिट्टी से हम बर्तन बना सकते हैं और इसे नष्ट नहीं कर सकते। बर्तन जब टूटेगा फिर वो मिट्टी बनेगा, यानी कि जो पदार्थ है उसका रूप में परिवर्तन हमने किया है, ना कि उसको हमने नष्ट किया है। अब इस एग्जाम्पल से और गहराई से समझेंगे। इस उदाहरण से, इस समीकरण से हम सिद्ध करेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्यों आवश्यक है। इस एग्जाम्पल को अगर हम परीक्षा में लिख देते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे मार्क मिल जाएंगे। तो हम इसको समझ लेते हैं। मेरे पास NaCl प्लस AgNO3 दिया गया है, जिसका द्रव्यमान NaCl का द्रव्यमान है 5.85। नेक्स्ट AgNO3 का द्रव्यमान है 17। इन दोनों को मिलाकर हम जोड़ेंगे तो बनेगा 22.85। नेक्स्ट एरो के इस पार जो इसका रिएक्शन होगा तो जो उत्पाद बनेंगे AgCl यानी कि द्रव्यमान होगा वो 14.35 होगा। नेक्स्ट NaNO3 का जो द्रव्यमान है 8.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 22.85 ही बनेगा। जो यहाँ था वो भी रिएक्शन के पश्चात भी यहाँ है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इसमें केवल परिवर्तन हुआ है पदार्थ में, न कि इसके जो मास है यानी कि द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो सेम यहाँ भी है और वो ही यहाँ भी है। इस प्रकार हम इस एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। अब हम समझेंगे संतुलित समीकरण क्या होता है। संतुलित समीकरण बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछा जाता है, जबकि हमें संतुलित करने के लिए रिएक्शन भी पूछे जाते हैं। दिए होते हैं रिएक्शन, इनको संतुलित कीजिए, ये हमें एग्जाम से पूछा जाता है। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे हम डिटेल से समझेंगे रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हम सीखेंगे समीकरण को संतुलित करना। पहला एग्जांपल देख लेते हैं। Fe प्लस H2O जिसका उत्पाद Fe3O4 प्लस H2 ये उत्पाद बने हैं। इनको हमें संतुलित करना है कि किस प्रकार हम समीकरण को संतुलित करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम संतुलित करना सीखेंगे। यहाँ Fe देखेंगे, यहाँ एक Fe है जबकि यहाँ 3 Fe दिए गए हैं। तो 3 बनाने के लिए यहाँ हमें 3 से गुणा करना होगा। तो यहाँ 3 Fe, यहाँ 3 Fe पूरे हो गए, दोनों इधर संतुलित हो गया। अब हम O को देखेंगे यानी ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ 4 करने के लिए हमें इसे 4 से गुणा करना होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया, सेम यहाँ भी है। अब यहाँ पर हम H यानी कि हाइड्रोजन देखेंगे। यहाँ हाइड्रोजन 2 है जबकि यहाँ हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है। तो यहाँ 8 करने के लिए यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो इस प्रकार सारे परमाणुओं की संख्या समान हो गई, संतुलित हो गई। तो इस प्रकार की समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। CO की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ जब होती है तो CH3OH बनता है। यह हमें गुणा करना होगा। इसके लिए हम हाइड्रोजन सबसे पहले काउंट करेंगे। 3 हाइड्रोजन यहाँ और 1 यहाँ, 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। इस प्रकार हाइड्रोजन की संख्या है दोनों तरफ सेम है। अब हम कार्बन देखेंगे। यहाँ कार्बन 1 दिया है,
यहाँ भी कार्बन एक है, ये भी समान है। ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ भी ऑक्सीजन एक है। इस प्रकार दोनों तरफ इनका संतुलन है, तो इस प्रकार की समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर हम 3 देखेंगे। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो जल बनता है, यानी कि वाटर। अब इसे हम संतुलित करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे 2 दिया है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन 2 ही है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 करने के लिए हमें यहाँ 2 से गुणा करना होगा। तो ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ 2, यहाँ भी 2। हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, यहाँ 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है। इसके लिए हमें यहाँ 2 से गुणा करना होगा। इस प्रकार यहाँ दोनों परमाणुओं की संख्या समान है, दोनों और परमाणुओं की संख्या समान है। इस प्रकार इसे हम संतुलित समीकरण कह सकते हैं। ये मेरे पास रिएक्शन नंबर 4 दी गई है, इसे हम संतुलित करना सीखेंगे। यहाँ हम देखेंगे कार्बन कितना है, 1 है, जबकि यहाँ कार्बन 1 दिया है, तो ये कार्बन की संख्या इसमें समान है। हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 4 दिया गया है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यहाँ हाइड्रोजन में 4 करने के लिए यहाँ 2 से हमें गुणा करना होगा। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 4 हाइड्रोजन यहाँ भी है। ऑक्सीजन को काउंट करेंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ है। तो हमें 4 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ 4 से 2 से गुणा करना होगा। 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गई। इस प्रकार ये समीकरण संतुलित है। तो सबसे पहले यहाँ हम काउंट करेंगे कॉपर को। यहाँ कॉपर सिंगल है, यहाँ भी सिंगल कॉपर है। यहाँ ऑक्सीजन 2 दिया गया है, तो ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है, यानी कि 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ ऑक्सीजन हमें 2 करने के लिए 2 से गुणा करना होगा। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, जबकि कॉपर यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ समान संख्या हो गई। तो इस प्रकार इसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर हम 6 समझेंगे, सोडियम की अभिक्रिया। अब एग्जाम्पल नंबर हम 6 समझेंगे, सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ जब होती है तो Na2O बनता है। तो इसे हम संतुलित करेंगे। यहाँ यानी कि यहाँ सोडियम 1 दिया है, जबकि यहाँ सोडियम 2 दिया गया है, जबकि यहाँ सोडियम 1 है। यहाँ हमें 2 करने के लिए 2 से गुणा करना होगा। तो यहाँ 2, यहाँ पर भी 2। इस प्रकार ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो इसे हमें 2 से गुणा करना होगा। ऑक्सीजन 2 हो गई, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। अब ऑक्सीजन तो 2 है, लेकिन यहाँ 2 दूनी 4, यानी कि जो सोडियम है वो 4 है और यहाँ सोडियम 2 है। तो इसके लिए हमें यहाँ 4 ही रखना होगा। इस प्रकार ये समीकरण संतुलित समीकरण। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, Fe2O3 प्लस Al की अभिक्रिया के पश्चात बनता है Al2O3, और जबकि Fe यानी कि आयरन अलग हो जाता है। तो इस समीकरण को हम संतुलित करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम Fe को काउंट करेंगे। यहाँ Fe 2 दिया गया है, जबकि यहाँ Fe सिंगल है। तो इसके लिए हमें यहाँ 2 से गुणा करना होगा। तो Fe यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। इस प्रकार ये तो परमाणुओं की संख्या समान है। जबकि ऑक्सीजन को समझेंगे, ऑक्सीजन यहाँ 3 दिया गया है, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है, और Al2 2 यानी कि एल्यूमिनियम 2 दिया गया है, तो यहाँ भी एल्यूमिनियम हम 2 करेंगे। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 8 दी गई है, PbO प्लस C, जिसके पश्चात Pb अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब इस समीकरण को हम संतुलित करना सीखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है, तो यहाँ हम 2 करेंगे, जबकि ऑक्सीजन 2 है और Pb 2 है। तो Pb यहाँ 2 करने के लिए 2 से हमें गुणा करना होगा, जबकि कार्बन सिंगल है, कार्बन यहाँ भी सिंगल है। तो इस प्रकार ये संतुलित समीकरण है, यानी कि बैलेंस हो गई है समीकरण। इस प्रकार हम समीकरण को संतुलित करना आसानी से सीख सकते हैं। अब हम समझेंगे रासायनिक पदार्थों के भौतिक अवस्था के लिए संकेत। जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनकी भौतिक अवस्था के बारे में समझेंगे। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों और उत्पादों के लिए रासायनिक सूत्रों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों और उत्पादों के लिए गैस, द्रव, जलीय और ठोस, इनको पहचानने के लिए क्रमशः इन शब्दों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है रासायनिक समीकरण में। जैसे कि गैस के लिए G का प्रयोग किया जाता है, द्रव्य यानी कि लिक्विड के लिए L का प्रयोग किया जाता है, जलीय पदार्थ के लिए AQ का प्रयोग किया जाता है, और ठोस के लिए यानी कि सॉलिड के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसा कि इस एग्जांपल में देख सकते हैं, इसमें Fe जो दिया है सॉलिड है यानी कि ठोस है, जबकि H2A यह एक गैस के रूप में इसमें है, तो यह G द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका उत्पाद है Fe3O4, यह भी एक सॉलिड है, तो S का यूज किया गया है, जबकि H2 यानी कि हाइड्रोजन जो गैस है वो गैस के रूप में है, तो इसमें G द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में समझेंगे। एक टिप्पणियां बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो इनको हम समझ लेते हैं। संग में उदाहरण भी समझेंगे, क्योंकि उदाहरण भी देना होता है टिप्पणियों के साथ में, तो हम इन उदाहरण को आसानी से लिख देंगे तो हमें अच्छे मार्क मिल जाएंगे। तो इसकी परिभाषा को समझेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर
एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोग अभिक्रिया कहते हैं या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हम समझेंगे इस एग्जाम्पल में ये दो पदार्थ हैं अभिकारक CaO और नेक्स्ट है दूसरा जल। इन दोनों पदार्थों से मिलकर एक पदार्थ बनता है CaOH का ट्यूब, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। इसमें हम देख सकते हैं ये बुझे हुए चूने का सूत्र है, जबकि ये बिना बुझे हुआ चूना है और ये जल है। ये दोनों का प्रयोग करके हम बिना बुझा हुआ चूना बनाते हैं, जो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया है। इस प्रकार यह योगात्मक अभिक्रिया है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा निकलती है, यानी कि इस अभिक्रिया में देख सकते हैं एनर्जी निकली है, ऊर्जा निकली है, ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एनर्जी निकली है। ये अभिक्रिया के एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। C6H12O6 प्लस O2 के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्राकृतिक गैस दहन के बारे में समझ लेते हैं। यह भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसे मीथेन को O2 के साथ मिलाया जाता है और इसके जो रिएक्शन के पश्चात गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। एनर्जी जिस अभिक्रिया में पीछे दिया हो तो आप समझ लेंगे कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट वियोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, यानी कि इसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर वियोजन अभिक्रिया आ जाए तो भी इसी परिभाषा को लिखेंगे और अगर अपघटन अभिक्रिया आ जाए तो भी इसी परिभाषा का लिखेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ यानी कि एक अभिकारक होता है जो टूट टूट कर छोटे छोटे पदार्थ बनाता है, इसे हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इन अपघटनीय अभिक्रियाओं के लिए ताप, विद्युत, प्रकाश आदि की आवश्यकता होती है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि एक पदार्थ FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट दिया गया है, जिसको एनर्जी यानी कि ऊष्मा की सहायता से अभिक्रिया कराई गई है, जिसके पश्चात 3 प्रकार के उत्पाद बने हैं। पहला है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये 3 पदार्थ बने हैं, यानी कि एक पदार्थ से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनना ही अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं एनर्जी दिया गया है, तो एनर्जी द्वारा की गई अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहीं पर अगर प्रकाश द्वारा की गई हो तो इसे हम प्रकाश द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर यहीं पर विद्युत द्वारा अगर की गई हो तो इसमें हम विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। हम नोट में समझ लेते हैं अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये बिल्कुल विपरीत होती है। जो वियोजन अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है, यह संयोजन की अभिक्रिया के विपरीत होती है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन भी कई प्रकार की अपघटनीय अभिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, यानी कि भोजन का जो हम पाचन करते हैं वो भी एक प्रकार की अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया नंबर 3। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है यानी कि हटा देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, जिंक धातु कण सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। इस एग्जाम्पल इस समीकरण में समझेंगे। इसमें जिंक दिया गया है और तन सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, ये दोनों अभिकारक हैं, जिसके पश्चात जो उत्पाद बनता है वो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जिंक में SO4 जो जुड़ा है यानी कि H2 से SO4 विस्थापित हुआ है और ये जिंक सल्फेट बन गया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन या विस्थापन क्रिया कहते हैं। रिएक्शन नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच की अभिक्रिया जो बनती है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर को समझ लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक तत्व दूसरे तत्व द्वारा प्रतिस्थापित होता है, यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व द्वारा हट जाता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो तत्व, यहाँ पर एक दिया गया है और यहाँ पर दो दिया गया है, तो दो तत्व एक दूसरे के स्थान बदलते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में
अवक्षेप बनता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, उदाहरण भी पूछा जाता है। तो उदाहरण को हम समझ लेते हैं। इसमें उदाहरण Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट और BaCl2 के जो रिएक्शन होती है, जिसके पश्चात BaSO4 प्लस NaCl बनता है, यानी कि नमक बनता है साथ में। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें BaSO4 एक अवक्षेप है, तो जिसमें अवक्षेप बनता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इजी है, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे नंबर 5 उपचयन अपचयन अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन के बारे में समझ लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है या हाइड्रोजन के ह्रास होता है, तो इसी अभिक्रिया को हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में हम बहुत ही आसानी से समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें हम समझ लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो भी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी, अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। इस प्रकार हम इस फिगर से समझ सकते हैं, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अगर निकलेगा हाइड्रोजन तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एक एग्जाम्पल 2 दिए गए हैं, इसमें समझ लेते हैं। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है, जिसके पश्चात CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, तो यह एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 S+O2 के पश्चात सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है, इसमें भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हम अपचयन यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, ये जस्ट उपचयन का उल्टा होता है। इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जबकि ऑक्सीडेशन में इसका योग होता है, जुड़ता है, इसमें कम होता है होती है। तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि थी, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऐसी अभिक्रिया को अपचयन या अपकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। हाइड्रोजन जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन अभिक्रिया कहलाता है। इस एग्जाम्पल नंबर 1 है H2+Cl2 के पश्चात हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो एक प्रकार की रिडक्शन रिएक्शन है। जब किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, अर्थात एक पदार्थ का ऑक्सीकरण या दूसरे पदार्थ का अवकरण होता है, तो इसी अभिक्रिया को हम उपचयन अपचयन या रिडक्स रिएक्शन कहते हैं, रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि रिडक्स अभिक्रिया क्या होती है। इनसे संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हुए एक उदाहरण भी दीजिए। इस प्रकार ये पूछा बहुत ज्यादा जाता है, तो हम इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों जिस अभिक्रिया में होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जो कि इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसमें कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन दिया है, जिसके पश्चात अभिक्रिया के पश्चात Cu से ऑक्सीजन का विस्थापन होता है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन हट जाती है, जो कि एक प्रकार की ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। और इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, यानी कि O2 में हाइड्रोजन जुड़ता है, जो कि जल बनाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया नंबर 2 समझ लेते हैं। H2S+Cl2 जिस अभिक्रिया के पश्चात हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर बनता है। इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, जो कि एक अपचयन अभिक्रिया है। और हाइड्रोजन Cl2 में हाइड्रोजन जुड़ता है, जो एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया है। और जबकि S से यानी कि H2S से H2 निकलता है, जो एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। यानी कि इसमें आपने समझा था कि हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, जबकि हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। इन दोनों में ये दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, तो हम इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे निम्नलिखित कौन सी उपचयन और कौन सी अपचयन क्रिया है, हमें इसमें पहचानना है। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे उपचयन अपचयन की पहचान करना। तो इसके लिए सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 1 से देखेंगे और इसे सीखेंगे। तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, इन दोनों को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रिडक्शन कहते हैं। इन दोनों टर्म को आप याद कर लें, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इनसे हम किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें ऑक्सीजन यानी कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जिसके पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन
और आपको एक और बात बता दें कि मैग्नीशियम में यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार आप ये सोच लें कि कभी ये उत्पाद बना है, ये उत्पाद और ये अभिकारक दोनों हैं, ये अभिक्रिया कर रहे हैं तो अभिकारक होते हैं और बाकी जो बनता है वो उत्पाद बनता है। कभी भी उत्पाद में ऑक्सीकरण या रिडक्शन नहीं देखा जाता है, हमेशा हम अभिकारक में ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं, इसमें कभी ही हम नहीं देखते हैं क्योंकि इन दोनों का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इस एग्जांपल से हम समझेंगे। एग्जांपल नंबर 2, इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है यानी कि जड़ेन से ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन हो रहा है यानी कि अवकरण हो रहा है, जबकि इसमें कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? या ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ सकते हैं। एक और भी पूछा जाता है कि कौन सा अपचायक एजेंट है और कौन सा उपचायक एजेंट है। तो ऑक्सीडेसिंग एजेंट कौन सा है? इसका जस्ट उल्टा होता है ऑक्सीडाइज एजेंट। इसमें कौन सा है? इसमें रिडक्शन हो रहा है और जिसमें रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, यानी कि इसमें Zn जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका जस्ट उल्टा होता है और इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यह रिडक्सिंग एजेंट है, रिडक्सिंग एजेंट। ये कौन सा है? इसमें कार्बन है। इस प्रकार हम ऑक्सीडेसिंग एजेंट और रिडक्सिंग एजेंट समझ सकते हैं, रिडक्सिंग एजेंट। एग्जाम्पल नंबर 3 में समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। Mg से ऑक्सीजन निकल रहा है जो कि बनता है MgCl2। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ये रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन निकल रहा है जो कि Cl2 अकेला है। तो अगर हाइड्रोजन निकलता है तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इसमें हम पहचानेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेसिंग एजेंट है और कौन सा रिडक्सिंग एजेंट है। ऑक्सीडेसिंग एजेंट की बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है और इसका जस्ट उल्टा क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन Mn का हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? मैग्नीज का हो रहा है। और रिडक्सिंग यानी कि रिडक्सिंग एजेंट कौन सा है? रिडक्सिंग एजेंट ये जस्ट उल्टा होगा, यहाँ एजेंट हम लिखेंगे, इसका जस्ट उल्टा होगा। ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है, इसमें किसका हो रहा है? क्लोरीन का, तो Cl हम लिखेंगे। इस प्रकार ये दोनों एजेंट के बारे में हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। हम एग्जांपल नंबर 4 समझेंगे। Fe2O3 का CO के साथ रिएक्शन हो रहा है। इस सब क्रिया में हम पहचानेंगे किसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जोड़ा गया है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसे हम पहचानेंगे रिडक्सिंग एजेंट कौन सा है? रिडक्सिंग एजेंट और ऑक्सीडेसिंग एजेंट। रिडक्सिंग एजेंट जस्ट उल्टा होता है, इसमें कार्बन है और जबकि ऑक्सीडेसिंग एजेंट कौन सा है? इसमें Fe है यानी कि आयरन है। इस प्रकार हम आसानी से पहचान सकते हैं। इस क्रिया को हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 5 में। इसमें हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जबकि क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेसिंग एजेंट को देखें, ऑक्सीडेसिंग एजेंट इसमें क्या है? जस्ट उल्टा है, क्लोरीन है Cl। और रिडक्सिंग एजेंट कौन सा है? रिडक्सिंग एजेंट इसमें कौन सा है? रिडक्सिंग, तो इसमें सल्फर है। इस प्रकार हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं। ये एग्जांपल्स बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब हम समझेंगे नेक्स्ट नंबर 1 संक्षारण के बारे में। संक्षारण भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक खत्म हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे वह चमक समाप्त हो जाती है। अतः इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। हम लोहे का जंग लगना भी संक्षारण समझ सकते हैं।
जैसे कि इस कार्य में आपने देखा कि लोहे के ऊपर जो जंग लगा है, यह भी एक संक्षारण का उदाहरण है। इस ताले में समझ सकते हैं, इस ताले में जंग लगा है, इसे भी हम संक्षारण कहते हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 3 दिए गए हैं। नंबर 1, लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है। चांदी पर आपने काली परत देखी होगी, तो यह भी एक संक्षारण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपने देखा होगा तांबे पर हरा हरा पदार्थ दिखने लगता है, तो इस प्रकार के प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट, संक्षारण से बचने के लिए क्या हमें उपाय करने चाहिए? नंबर 1 है धातुओं पर पेंट कर देनी चाहिए या ग्रीस लगा देनी चाहिए, जिससे संक्षारण कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। नेक्स्ट है नंबर 2, धातुओं के ऊपर तेल की परत लगाना चाहिए। जैसा आपने देखा होगा अपने घरों में कढ़ाई के ऊपर तेल लगा देते हैं, जिसके पश्चात ये जंग नहीं लगता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया से आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, धातुओं पर दूसरी धातु की चद्दर या परत चढ़ाना, यह भी संक्षारण के बचाव के लिए एक अच्छी विधि है। अब हम समझेंगे विकृत गंधिता क्या के बारे में, यानी कि रेंसिडिटी के बारे में। जब तेल या वसा से बने खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है, तो उनमें ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उनका स्वाद या गंध में बदल जाता है। इससे हम विकृत गंधिता कहते हैं, यानी कि इसकी गंध है वो बहुत तेजी से आने लगती है, यानी कि यह गंध अच्छी नहीं होती है और इसका जो पदार्थ होता है वो सड़ जाता है। तो इस प्रकार के भोज्य पदार्थ में विकृत गंधिता हो जाती है, तो इसे हम विकृत गंधिता ही कहते हैं। विकृत गंधिता से जुड़ी कुछ खास बातें हम समझ लेते हैं। विकृत गंधिता एक रासायनिक प्रक्रिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकृत गंधिता किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो इसे हम रासायनिक प्रक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है विकृत गंधित खाद्य पदार्थों का स्वाद, गंध और स्वाद बिगड़ जाता है, यानी कि इनका स्वाद जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। विकृत गंधित खाद्य पदार्थ का पोषण मान कम हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू या क्वालिटी गिर जाती है, अच्छी नहीं रहती है। नेक्स्ट है विकृत गंधित खाद्य पदार्थों को अनुपयोगी हो जाते हैं, यानी कि इनकी उपयोगिता या वैल्यू कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि ये जो पैकेट होते हैं या चिप्स वाले, इनमें हवा फूल भरी होती है, जिसके पश्चात ये फूले हुए होते हैं, क्योंकि इसमें जो हवा भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, जो इनको विकृत गंधित होने से बचाती है। इस प्रकार ये पदार्थ खराब नहीं होते हैं, जो सालों साल चलते रहते हैं। इस प्रकार इसमें आसानी से इन पदार्थों को बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या है? नंबर 1 है खाद्य पदार्थों को वायुरुद्ध डब्बों में रखा जाए। ऐसे डब्बों में रखा जाए जिसमें वायु ना पहुंचे, तो हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं, पदार्थ को खराब होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक यानी कि एंटी ऑक्सीडेंट मिलाएं। जैसे कि इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस ही एंटीऑक्सीडेंट गैस है जो इसको खराब होने से रोकती है। नेक्स्ट, चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, ये भी आप समझ लें, ये एक अक्रिय गैस है, के साथ पैक करी जाती है, जिससे खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं, विकृत गंधिता के शिकार नहीं होते। नेक्स्ट, दहन अभिक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है या जलता है, तो उसे हम दहन कहते हैं। दहन एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि इस अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी फ्यूल या पदार्थ को जलाया जाता है, जिसके पश्चात ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलता है, रोशनी भी निकलती है और इसमें ताप भी निकलता है, जिसे हम ऊष्मा कह सकते हैं। इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, कार्बन को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में ऊष्मा और प्रकाश भी निकलता है, जो इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। क्या होता है जब, इसमें रासायनिक समीकरण लिखना है, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होती है या मिलाई जाती है, तो ये हमें रिएक्शन केवल देना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है, जो 2023 और 24 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्या होता है जब चूने के पानी के साथ CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो इसमें हमें सीधे रिएक्शन लिखना है। यह क्वेश्चन 2023 और 24 में पूछा जा चुका है। तो इसमें हमें चूने का सूत्र पता होना चाहिए। चूने का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, और इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है? CO2 के साथ। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है, जिसके पश्चात क्या बनता है वो हमें रिएक्शन में लिखना है। तो इसमें चूने के पानी यानी कि ये बुझा हुआ चूना है, चूने के पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिएक्शन होती है, तो इसके साथ बनता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 और जल बनता है। इस प्रकार हम आसानी से रिएक्शन लिख सकते हैं और आपको 2 नंबर एग्जाम से मिलेंगे।
हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कॉपर सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या रिएक्शन बनती है, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉपर सल्फेट का सूत्र पता होना चाहिए, जो है CuSO4। ये कॉपर सल्फेट का सूत्र है। इसे हम 180 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। 180 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को गर्म करेंगे। गर्म करने का चिन्ह है, इसे हम लगा सकते हैं नीचे। इसे हम जब गर्म करेंगे तो बनेगा CuSO4 प्लस H2O। जो इसमें था वो बाहर निकल गया। नेक्स्ट आप इसको हम फिर से गर्म करेंगे, CuSO4, जिसके पश्चात बनेगा, इसे हम 230 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। इसमें भी CuSO4, इसमें जो पानी था वो भी अलग हो गया, H2O अलग हो गया। फिर हम इसको एक बार गर्म करेंगे, CuSO4, इसको हम 736 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, जिसके पश्चात बनेगा CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस SO3। इस प्रकार ये लास्ट रिएक्शन होगी और आसानी से हम इस प्रकार की रिएक्शन को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। केवल हमें सूत्र पता होने चाहिए और बाकी आगे हम रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रिएक्शन नंबर 3 समझेंगे। सोडियम धातु पानी से क्रिया करता है तो क्या बनता है, उसकी हमें रिएक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हम सोडियम धातु का सूत्र आपको पता होगा, Na प्लस H2O, यानी कि पानी के साथ क्रिया करना है तो H2O लिखना होगा। नेक्स्ट इसका जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। इस प्रकार हम रिएक्शन को लिख सकते हैं। अब रिएक्शन को हम संतुलित करेंगे क्योंकि यह असंतुलित समीकरण है, इसे हमें संतुलित करना होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर यानी कि हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है। और यहाँ हमें 3 बनाने के लिए 4 ही बनाना होगा क्योंकि यही एक सम संख्या है। सम संख्या में इसमें हम कर सकते हैं, जबकि यहाँ 2 और 1 3 है, तो यहाँ हमें 2 से गुणा करना होगा। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ सोडियम कितना है, 2, यहाँ हम सोडियम 2 कर देंगे। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और सोडियम 2 है, सोडियम यहाँ 2 है। इस प्रकार हम समीकरण को संतुलित कर लेंगे। क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो इसका हमें समीकरण लिखना है। तो लेड नाइट्रेट का सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। इसका सूत्र है PbNO3 का होल ट्वाइस, और हमें इसकी जब रिएक्शन करेंगे तो बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। इस प्रकार रिएक्शन मेरी बन जाएगी। तो हमें इस समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए यहाँ हमें देखना होगा ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन है 2, 2 4 1 5, यहाँ 5 ऑक्सीजन है और यहाँ 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। तो हमें यहाँ 2 से गुणा कर देना है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ 12 ऑक्सीजन है। इसके लिए हमें यहाँ 4 से गुणा कर देना है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 8 और 2 10 1 11, यहाँ हमें 2 से गुणा कर देना है। यहाँ हो गई ऑक्सीजन 2 और यहाँ 8 10 और 2 12, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 12 पहले से ही। और यहाँ NO यानी कि नाइट्रोजन इसमें है 2 और 2, 4 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 4 नाइट्रोजन यहाँ पर है। Pb कितना है, 2 है और यहाँ Pb 2 है। इस प्रकार हम समीकरण को संतुलित कर लेंगे, तभी मेरी समीकरण मान्य होगी, वरना इसे एग्जाम्स में काट दिया जाएगा। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे, क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड को जल के साथ गर्म किया जाता है या घोला जाता है। तो इसमें हम देखेंगे सोडियम ऑक्साइड का सबसे पहले मुझे सूत्र पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम कर सकते हैं। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है Na2O3, Na2O, 3 नहीं है, O है। इसका हम जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। इस समीकरण को संतुलित करेंगे, Na2 यहाँ पर सोडियम कितना है, 2, तो यहाँ पर हम 2 करेंगे। यहाँ सोडियम 2, यहाँ भी सोडियम 2। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 और 1 2 है। हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। इस प्रकार यह सोडियम ऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन एक संतुलित रिएक्शन है, जो एक सही रिएक्शन है। अब हम देखेंगे रिएक्शन नंबर 6। बुझे हुए चूल्हे में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो कौन सी रिएक्शन बनती है, उसको हमें लिखना है। ये क्वेश्चन 2020 और 23 में पूछा जा चुका है। बुझे हुए चूल्हे में क्लोरीन गैस प्रवाहित करनी। सबसे पहले बुझे हुए चूल्हे का सूत्र आना चाहिए, CaOH का होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन हमें करवाना है क्लोरीन के साथ, यानी कि Cl2 के साथ। क्लोरीन कभी भी अकेले नहीं लिखी जाती है, क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस को हम अकेले इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, हमेशा Cl2 के रूप में ही लिख सकते हैं। इसका हम जब रिएक्शन करेंगे तो कौन कौन से पदार्थ बनेंगे उन्हें हम देख लेते हैं। एक पदार्थ बनेगा CaOCl2 प्लस, दूसरा पदार्थ बनेगा H2O यानी कि वाटर बनेगा, वाटर। तो इस प्रकार ये रिएक्शन हो जाएगी। इसे हमें संतुलित करना है क्योंकि हमें देखना है ये संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। तो यहाँ Cl2 कितना है,
यहाँ Cl2 है और यहाँ भी Cl2 यानी कि 2 बार में है, यहाँ भी 2 बार है। और ऑक्सीजन कितना है, एक एक दो ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 करना 2। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है पहले से। कैल्शियम कितना है, 1 है, कैल्शियम यहाँ 1 है। इस प्रकार ये रिएक्शन पहले से संतुलित है। नेक्स्ट हम रिएक्शन समझेंगे, जिंक को टन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो क्या रिएक्शन बनती है। तो सबसे पहले हमें जिंक का सूत्र आना चाहिए। इसका तो सूत्र है Zn को हमें टन सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ हमें मिलाना है। तो इसके पास जो रिएक्शन बनती है वो Zn यानी कि जिंक सल्फेट प्लस H2 जो गैस निकलती है, इस प्रकार का ऊपर का जो निशान होता है उसका मतलब होता है गैस के रूप में, और जब नीचे का निशान होता है इसका मतलब अपक्षेपण के रूप में। तो यहाँ गैस है तो हम ऊपर का निशान लगाएंगे इस प्रकार। और इसमें जो रिएक्शन को हम देखेंगे ये संतुलित रिएक्शन है या असंतुलित है। यहाँ सल्फर 1 दी गई है, यहाँ भी सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, और जिंक सिंगल है तो जिंक यहाँ भी सिंगल है। इस प्रकार ये संतुलित समीकरण है। हम आसानी से इस प्रकार की रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्स में 2, 4 या 6 नंबर के इस प्रकार के रिएक्शन पूछे जाते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें सूत्र अगर पता होगा तभी हम इन रिएक्शन को कर पाएंगे। इसके लिए हमें सूत्र याद करना होगा। सबसे पहले ये मेरा काम है, सूत्र सबसे पहले हम याद करेंगे, उसके बाद ही इस प्रकार की रिएक्शन को हम कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम समझेंगे संबंधित इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। उनकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए हैं जो आप याद कर लें, जो एग्जाम से पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें और उदाहरण भी दें। इसका आंसर है 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल दिया है H2O प्लस O2 जिसके पश्चात जल बनता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों पदार्थ यानी कि 2 पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो ये संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अपघटन अभिक्रिया का एक दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ होता है, ये हमें लिखना है। नंबर 1 है, चूना पत्थर का अपघटन करके सीमेंट बनाया जाता है, ये भी दैनिक जीवन में उपयोग होता है। नेक्स्ट है, पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन करके ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है जो अस्पतालों में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या अंतर है, हमें बताना है। ऑक्सीकरण जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है और हाइड्रोजन त्यागता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, जबकि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है और हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपचयन या अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन की पहचान करना है कि किस पदार्थ में ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ में अपचयन हो रहा है। इसमें आपने देखा होगा ऑक्साइड दी गई है तो इसमें ऑक्सीजन निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया में कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपकरण हो रहा है, यानी कि O2 का निकलना अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। जबकि H2 में ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी कि इस अभिक्रिया में अपकरण और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है। इस उत्तर में आप समझ सकते हैं CuO से Cu में ऑक्सीकरण हट रही है, ऑक्सीजन हट रही है तो इसे हम अपचयन कहते हैं, जबकि H2 में H2O बनती है जो ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जंग लगने की प्रक्रिया का रासायनिक सूत्र समीकरण सहित लिखना है, तो इसमें हमें अभिक्रिया भी लिखना है और उसका रासायनिक सूत्र भी लिखना है। Fe+O2 और जल की उपस्थिति में, यानी कि लोहे और ऑक्सीजन और जल इन तीनों की उपस्थिति में जंग लगती है जिसका सूत्र है FeOH3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बेकिंग सोडा और सिरके की अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनते हैं, उन्हें हमें लिखना है। बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है NaHCO3, जबकि सिरका का सूत्र होता है CH3COOH। इसका हमें इस प्रकार रिएक्शन लिखना है, इन दोनों का जो रिएक्शन होगा तो बनेगा CH3COONA प्लस CO2 एंड H2O। क्वेश्चन नंबर 7, क्या बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन है, क्यों, इसे हमें सिद्ध करना है। नहीं, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें केवल अवस्था में केवल परिवर्तन होता है, और जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जबकि संगठन में परिवर्तन होता है तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में संरचना में परिवर्तन होता है और इसमें H2O ही रहता है। इस प्रकार जैसे कि आपने देखा होगा जब बर्फ होती है और बर्फ को हम क्या कहते हैं, बर्फ को हम H2O कहते हैं, H2O, और जबकि ये पिघलती है जिसके पश्चात ये पानी बनता है और पानी का सूत्र ही सेम होता है, H2O ही होता है। नेक्स्ट
अब हम समझेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय निम्नलिखित में से किसे संतुलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, केवल अभिकारक को, नेक्स्ट केवल उत्पाद को, सी अभिकारक उत्पाद दोनों को। तो यही ऑप्शन राइट होगा, अभिकारक और उत्पाद दोनों को हम संतुलित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रक्रिया में कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण हो रहा है? तो आप इसमें देख सकते हैं जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि यहाँ जिंक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है जो कि बनता है जिंक सल्फेट। इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण ही कहलाता है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर है, जिंक जुड़ रहा है तो यह जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लौह या आयरन पर जंग लगने की रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका रिएक्शन में पीछे बताया जा चुका है, बी ऑप्शन का राइट है, Fe2O3 इंटू XH2O। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिरके और बेकिंग सोडे की प्रक्रिया के पश्चात कौन सी गैस निकलती है? उसे हमें लिखना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, नमक का गलना भी भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? संयोजन अभिक्रिया में जैसे कि हमने बताया था, दो या दो से पदार्थ मिलकर जो एक पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें H2 दिया गया है और प्लस O2 दिया गया है, ये दो अभिकारक हैं, दो उत्पाद हैं, दोनों मिलकर H2O का निर्माण करते हैं, तो यह एक संयोजन क्रिया है। जैसा कि इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, CaO प्लस H2O दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसे हम संयोजन क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? जिस अभिक्रिया में आपने देखा होगा ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया एग्जाम्पल में बताया जा चुका है, C+O2 का जो जलाया जाता है कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और प्लस ऊर्जा भी निकलती है या ऊष्मा भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। इसी प्रकार अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।